हेलो, तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपका भाई यो रामलाल आ गया 6th क्लास में ग्रेविटेशन के स्टार्ट करेंगे जिसमें जो भी क्वेश्चन कराए थे। मैंने लास्ट लेक्चर में एक कंसेप्ट गलत बता दिया था, उसके लिए सॉरी। मैंने बाद में देखा, मैंने पोटेंशियल पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो सॉलिड स्फीयर का ऐसे बता दिया था, वो ऐसे नहीं होता है। सॉलिड स्फीयर का जो पोटेंशियल है वो ऐसे होता है, ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे। तो सॉलिड स्फीयर का जो पोटेंशियल सेंटर पर होता है वो होता है 3/2 GM/r। ये मैंने गलत बता दिया था, तो इसका जरा ध्यान रखिएगा। ये मॉड है क्योंकि ये माइनस में होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? एक का नाम है पैराबोला, एक का नाम है हाइपरबोला। किसका नाम है पैराबोला, किसका नाम है हाइपरबोला, बताओ। मुझे भी नहीं याद आ रहा है भाई, किसका नाम है? इसका नाम है पैराबोला, इसका नाम है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं अपने अगले क्वेश्चंस। क्वेश्चंस क्या दिए हैं? पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो अपनी आंखों से। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इसको ई बोल दिया है, जिसको हम आई अभी तक लिखते थे, वो बताना है r/2 डिस्टेंस पर आउटसाइड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इन थिन सेल। मतलब आउटसाइड फ्रॉम द सरफेस, फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम द है ये, द सरफेस ऑफ अर्थ इन थिन सेल ऑफ रेडियस r। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ये ई कित कहाँ है? ये है बाहर, ये इसके बाहर है r/2 पर। तो बोल रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बताओ r/2 फ्रॉम सेंटर, मतलब यहाँ पर बताओ। और है क्या ये? है ये कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? थिन सेल। सेल का मतलब क्या होता है? होलो स्फीयर। और होलो स्फीयर के अंदर हमने कैसा ग्राफ पढ़ा था? बताओ बताओ बताओ। ऐसा ग्राफ पढ़ा था, किसका? इंटेंसिटी का और रेडियस का। मतलब इसके अंदर इंटेंसिटी होती ही नहीं, नहीं, जीरो होती है। ठीक, आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल है रेशियो ऑफ स्केप वेलोसिटी बतानी है। तो आपको चुटकी बजा के बता देता हूँ क्या होती है भाई स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी के हम दो फॉर्मूले पढ़े हैं, और भाई इन्हीं दो पर नीट में सवाल भी पता नहीं क्यों आते हैं। और स्केप वेलोसिटी पसंदीदा वेलोसिटी है नीट की। स्केप वेलोसिटी जो होती है वो होती है √2 GM/r। अगर ये अर्थ सरफेस पर है, ये r, हम यहाँ पर अर्थ सरफेस की बात करें, अगर हाइट h हो जाएगा तो इसी में हम +h जोड़ देंगे। अब इसको हम एक और फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्या? डेंसिटी जो होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास को रिप्लेस करते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से। जब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से रिप्लेस करते हैं तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होती है अर्थ की या सॉलिड स्फीयर की? 4/3πr²। ये होती है वॉल्यूम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है? होता ये है कि इस r से एक r कैंसिल हो जाता है और ये 3 नीचे चला जाता है और 4 दूनी 8 हो जाता है। तो ये कुछ 8/3 ρg r का स्क्वायर रूट के अंदर हो जाती है। अब ये सारे टर्म तो कांस्टेंट होते हैं, तो क्या v स्केप जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है? ये इसको बाहर रहने दो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी डेंसिटी इंटू r स्क्वायर के। हाँ, अगर हम r स्क्वायर को बाहर निकाल लें तो क्या v स्केप प्रोपोर्शनल हो जाएगी रेडियस के डायरेक्टली और डेंसिटी के रूट में। हाँ, तो आप इसको क्या करेंगे? एमआर रट्टा, जो चीज़ मैं बोलता हूँ एमआर रट्टा कर लिया करो, फायदे में रहोगे। चलो स्टार्ट करेंगे अपना पहला सवाल। नीट में आया हुआ सवाल है, प्रीवियस ईयर नहीं लिखा है। स्टार्ट करेंगे। क्या है? रेशियो ऑफ स्केप वेलोसिटी बतानी है प्लेनेट की, जिसका रेडियस, रेशियो ऑफ स्केप वेलोसिटी अर्थ की बतानी है और प्लेनेट की, अर्थ बाई प्लेनेट। क्या बोल रहा है? प्लेनेट जो है उसका रेडियस और मीन डेंसिटी दोनों ट्वाइस है अर्थ की। मतलब रेडियस ऑफ दैट प्लेनेट एंड रेडियस ऑफ दैट डेंसिटी ऑफ दैट प्लेनेट इज ट्वाइस ऑफ अर्थ। मतलब दोगुना है अर्थ का रेडियस, दोगुना है डेंसिटी। अब मुझे तो पता है, क्या पता है? मैं चीज़ें डायरेक्टली करना जान गया हूँ, आपको भी ये चीज़ सीख लेनी चाहिए। तो मैं डायरेक्ट वाला भी बताऊंगा, इनडायरेक्ट वाला भी बताऊंगा। पहले डायरेक्ट वाला। क्या? वी स्केप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r रूट डेंसिटी के। तो प्लेनेट पर हमको बताना है, ये बात देख लेना। अच्छा, रेशियो बताना है, ठीक है, रेशियो बताना है। तो क्या काम करेंगे? मुझे एक बात बताओ, क्या रेडियस डबल हुआ है? हाँ, सीधा 2, सिर्फ 2 लिखो। डेंसिटी भी डबल हुई है? हाँ, तो अंदर 2 लिख दो। तो क्या ये प्लेनेट का रेडियस और डेंसिटी दोनों ज़्यादा है? रेडियस भी ज़्यादा, डेंसिटी भी ज़्यादा, तो इसकी वी स्केप भी ज़्यादा होगी। कितनी ज़्यादा? इतनी टाइम्स ज़्यादा। तो वी स्केप, वी प्लेनेट का जो होगा वो ज़्यादा होगा अर्थ के कंपेयर में, इतना। तो डायरेक्ट मेरा क्या आ गया? ये मेरा वी प्लेनेट बाय वी स्केप आ गया। लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा है वो पूछा है वी अर्थ बाय वी प्लेनेट, तो इसको उल्टा कर देंगे और ये 2√2 हो जाएगा और मेरा आंसर 1/2√2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो डायरेक्ट मेथड था। डायरेक्ट मतलब ये आपको आना चाहिए अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं रियल में। अब इनडायरेक्ट मेथड क्या होगा? इनडायरेक्ट मेथड ये होगा कि भाई टाइम पास करेंगे हम। मैं एक में ही टाइम पास करूंगा और कहीं नहीं करूंगा अगर ऐसा सिमिलर क्वेश्चन मिला। क्या? रेडियस ऑफ, अरे यार कितना गंदा कलर है, छी ससुर। रेडियस ऑफ अर्थ और डेंसिटी ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लेनेट, डेंसिटी ऑफ प्लेनेट। तो रेडियस ऑफ प्लेनेट को हम क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। तो ऊपर वाले को एज इट इज रहने दो, नीचे वाले को इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, और इसको क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ, ये अर्थ है, अर्थ। हाँ, तो क्या रेडियस रेडियस कैंसिल, तो एक तो 1/2 आ गया। ये उस पे भी रूट है, इस पे भी रूट है, तो दोनों रूट के अंदर आ जाएंगे, डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल, और ये आ जाएगा क्या? √2। तो यही तो मेरा आंसर है। ठीक, तो आपको इतना तिकड़मबाजी करना है कि ऐसे करना है, सोच लेना, एग्जाम में टाइम नहीं रहता। अब करेंगे हम अगला सवाल।
एट व्हाट हाइट, किस हाइट पर अर्थ के सरफेस से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड जी, किस हाइट पर, मतलब हमको एच बताना है पहली चीज, वो इतना हो जाए। ये क्या है, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, ये क्या है, ये मेरी जी की वैल्यू है, मतलब जी की वैल्यू कम हो गई है। अगर हम अर्थ का रेडियस 6400 लेते हैं तो मुझे एक बात बताओ, हमको क्या दिया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, देखो पोटेंशियल एनर्जी पेयर की वजह से होती है, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सिर्फ एक की वजह से होता है, यही दोनों में सबसे बड़ा फर्क है। ठीक, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम लिखते क्या है, माइनस जी एम बाई आर नॉर्मली। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है कि इसको किसी हाइट पर लेके गए, वहां पर इसका पोटेंशियल इतना दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे इतना पोटेंशियल क्वेश्चन में दिया, मतलब ये इस पूरे की वैल्यू हाइट पर, ये प्लस एच, इस पर मुझे इसकी वैल्यू दे दी है -5.4 इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, मुझे इसकी वैल्यू दी है, अरे भाई इसकी वैल्यू दी है, तो क्या इस माइनस से इस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इस जी एम बाई आर प्लस इसकी वैल्यू इतनी आ गई। हाँ, इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब जब हाइट एच पर जाते हैं, हाइट एच, ये तो आपको रट्टा हो गया होगा, जी नॉट आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का स्क्वायर। क्या हमने जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर रट्टा था, हाँ, तो इसकी जगह पर आज हम यूज करेंगे जी एम का, इसकी जगह पर जी एम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई जीएम कर दो तो भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, कर देते हैं, तो ये जीएम आ गया, ये आर प्लस एच है भाई, एच आ गया, ये सॉरी एच का स्क्वायर होता है, पूरे का स्क्वायर आ गया। तो क्या अगर मैं इसको थोड़ा सा तोड़ूं मतलब स्क्वायर को अलग अलग कर दो, ये यही तो है, दूसरा कुछ थोड़ी है। अरे भाई तुम 2 के स्क्वायर को 2 इंटू 2 लिख सकते हो कि नहीं, वही तो किया है, इसको 2 का स्क्वायर पकड़ लो, ये 2। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हमको इसकी वैल्यू पता है, किसकी, ये वैल्यू, हाँ, ऐसे ही नीट 2016 नहीं बोला जाता है। अगर इस साल ऐसा पेपर आ गया, कट ऑफ 700 के नीचे रहेगी पक्का, हाईएस्ट नंबर। कहाँ थे हम थे यहाँ पर। इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी, इसकी वैल्यू यही आई थी, बट पॉजिटिव में थी। तो इसको पुट कर देते हैं भाई, पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5.4 इंटू 10⁻⁷। अब नीचे क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा आर प्लस एस। आर कितना है, 6400 किलोमीटर, मेरा आंसर किलोमीटर में, तो मैं किलोमीटर में सारी चीज करूंगा। प्लस एच, यही एच तो निकालना है, कहाँ पर, जहां पर जी की वैल्यू 10 हो गई। बस अब इसको सॉल्व करना है, काम खत्म। 6×9 = 54 होता है, तो ये 0.9 आ जाएगा। जब ये 0.9 है, इसका एक पावर इसको दे देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1 = 9 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 6400 प्लस एच, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6400 प्लस एच बराबर 9 इंटू 10⁻⁶। जब इसको सॉल्व करेंगे, ये मेरी वैल्यू मीटर में है, ध्यान रखना, तो इसको किलोमीटर में करते हैं। 1 किलोमीटर में 10⁻³ मीटर होता है, तो हम इसमें से 9 इंटू 10⁻³ निकाल लेंगे, इंटू 10⁻³ तो क्या इसकी जगह पर मैं किमी लिख सकता हूँ, हाँ, इसकी जगह पर किमी लिख दिया, और ये 9 इंटू 10⁻³ किलोमीटर हो गया। तो ये कितना किलोमीटर हो गया, सिंपली 9000 किलोमीटर हो गया, और ये 6400 किलोमीटर है, प्लस एच, तो यहाँ से एच की वैल्यू 9000 किलोमीटर में से 6400 किलोमीटर माइनस करेंगे तो कुछ आ जाएगा, कितना, 2400 किलोमीटर। आई एम राइट और नॉट राइट, एक सेकंड 2400 नहीं 2600, सॉरी 2600 आ जाएगा। तो 2600 जैसा कोई ऑप्शन तो होगा जरूर, ये देखो। आगे चलेंगे अपने अगले सवाल पर। भाई अगला सवाल क्या है मेरा, अगला सवाल है मेरा, रेडियस दिया है प्लेनेट का, रेडियस ऑफ प्लेनेट इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ। एक प्लेनेट है, अब मैं क्या करूंगा, ध्यान देना, मैं डायरेक्ट वाला करूंगा, बस वी ई बाई वी पी। एक सेकंड, प्लेनेट का दिया है ना, तो प्लेनेट को ऊपर रहने दो, अर्थ को नीचे रहने दो। क्या दिया है, रेडियस ऑफ बोथ, एक सेकंड, वी स्केप होता है, वी स्केप वेलोसिटी जो होती है वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर और रूट के अंदर डेंसिटी। ठीक है, वो बोल रहा है रेडियस ऑफ प्लेनेट इज ट्वाइस, प्लेनेट का रेडियस दोगुना है, बोथ हैव ऑलमोस्ट इक्वल डेंसिटी, तो डेंसिटी दोनों की सेम है, तो डेंसिटी कट जाएगी, तो सीधा मेरा Vp = 2 टाइम्स ऑफ Ve आ जाएगा। ऐसा किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है। मैंने बता दिया, मैं टाइम पास नहीं करूंगा। कहाँ पे, इसको भी यार पूरा मेथड से करो, डेंसिटी लिखो, रेडियस लिखो, कटेगा वैल्यू, ये वो, ये जो रेडियस है वो आर ऑफ प्लेनेट = 2 टाइम्स ऑफ आर ऑफ अर्थ है, बस, तो वही यहाँ पे रखा है। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अब देखो, 2 एस्ट्रोनॉट हैं, वो फ्लोट कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस। अब सर ने 2 टर्म बताए थे क्लास में, कौन कौन से, एक बताया था ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस और एक बताया था ग्रेविटी फ्री स्पेस। दोनों का मतलब अलग अलग होता है। ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस का ये मतलब होता है, इसका ये मतलब नहीं होता नॉट मीन ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस, इसका ये मतलब नहीं होता। इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ईच अदर पर नहीं लगाएंगे, बट ग्रेविटी हो सकती है। अब ग्रेविटी फ्री स्पेस क्या होती है, ग्रेविटी फ्री स्पेस होती है जहाँ पर ग्रेविटी होगी ही नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, अगर हम वैक्यूम में जाते हैं जहाँ पर ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस है, मतलब वो आपस में फोर्स नहीं लगाएंगे, मतलब ये जो Gmm/r² है वो नहीं लगेगा। हालांकि ये एस्ट्रोनॉट तो वैसे भी नहीं लगेगा, क्योंकि स्फीयर और
न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्फीयर और पॉइंट मास के लिए वैलिड था, बट इंटीग्रेशन से तो निकाल ही सकते हैं ना, लेकिन वहाँ पर भी ये नहीं लगेगा। तो इनके बीच आपस में कोई फोर्स नहीं लगेगी, तो क्या होगा, क्या ये एक दूसरे से दूर जाएंगे? भाई जब आपस में कोई फोर्स ही नहीं लग रही है तो दूर क्यों जाएंगे? पास भी नहीं आएंगे, दूर भी नहीं जाएंगे, स्टेशनरी भी नहीं रहेंगे। क्यों स्टेशनरी नहीं रहेंगे? इस बात को देखो, वो फ्लोट कर रहे थे। फ्लोट मतलब ऐसे तैर रहे थे। तैरने का मतलब ये नहीं है कि सच में तैर रहे थे, मतलब वो एक तरह से हवा में थे। तो उनके पास पहले से एक इनर्शिया थी। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है? जो बॉडी इनर्शिया में रहती है वो इनर्शिया में ही रहती है। तो भाई वो स्टेशनरी कैसे हो जाएंगे जब वो पहले से ही चल रहे थे या फिर उड़ रहे थे? तो वो फ्लोट ही करते रहेंगे, क्योंकि पहले फ्लोट कर रहे थे और सेम डिस्टेंस पर करेंगे। तो फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल है, एटमॉस्फियर ऑन अ प्लेनेट पॉसिबल। अब भाई एटमॉस्फियर अर्थ पर इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि जो रूट मीन स्क्वायर है किसका, गैस मॉलिक्यूल का, वो मेरा कम है। कम है किससे? एस्केप वेलोसिटी से। अगर ये ज़्यादा होता, अगर ये इसके वेलोसिटी से ज़्यादा होता तो सारी गैसें अर्थ से भाग जाती, हम लोग भी जिंदा नहीं रहते। जैसे मून पर होता है। मून पर क्या होता है? मून पर ये होता है कि जो इसके वेलोसिटी रूट आरएमएस होता है ये कम होता है, ज़्यादा होता है इसके वेलोसिटी से, क्योंकि वहाँ पर जी की वैल्यू कम होती है तो वहाँ पर इसके वेलोसिटी भी कम हो जाती है। इसीलिए वहाँ पर कोई एटमॉस्फियर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर एटमॉस्फियर को एग्जिस्ट करवाना है अर्थ पर तो क्या, तो मेरा जो escape वेलोसिटी है वो ज़्यादा होना चाहिए, रूट आरएमएस वेलोसिटी कम होनी चाहिए escape वेलोसिटी से। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऐसा मेरा ये वाला ऑप्शन है। कहाँ गया भाई, कहाँ गया भाई, कहाँ गया? ये वाला, ये वाला, ठीक है। अगर अच्छा बराबर हो जाती है तो क्या होता है? तो भी भाई गैस चली ही जाएगी ना। अगर हम किसी बॉडी को नॉर्मली, जब हम escape वेलोसिटी पढ़ते हैं, किसी बॉडी को अगर मैं escape वेलोसिटी फेंक दूं बराबर उसके, तो वो तो भाई अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ही चली जाएगी, तो बराबर नहीं हो सकता। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगर एम मास प्लेनेट है, रेडियस आर है, तो उसको अगर ब्लैक होल बनना है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो ब्लैक होल बनने की कंडीशन होती है क्या, कि escape वेलोसिटी से भी उसकी escape वेलोसिटी जो है वो उसकी escape वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा हो जाए। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मान लो मेरा ये ब्लैक होल है, मान लो मैं यहाँ से अगर टॉर्च जलाऊंगा, टॉर्च, तो वो टॉर्च की लाइट ऐसे रिटर्न मेरे मुंह पर आएगी। नॉर्मली तो टॉर्च की लाइट आगे जानी चाहिए, लेकिन वो रिटर्न आ जाएगी। तो ये कंडीशन होती है ब्लैक होल बनने की, कि वहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा उसकी escape वेलोसिटी हो जाए। तो हम सिंपली यही पुट कर देंगे। escape वेलोसिटी हमको पता है क्या होती है, Gm/r, और ये स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा हो जाए, स्पीड ऑफ लाइट से भी बराबर या ज़्यादा हो जाए, तब वो प्लेनेट बन जाएगा क्या, ब्लैक होल। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऊपर, ऊपर 2r है भाई, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ऊपर है, कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तो थर्ड वाला मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखो, अगर अगर अर्थ को ब्लैक होल बनाना है, अर्थ को ब्लैक होल बनाना है, तो अर्थ का जो escape वेलोसिटी है उसको हमको ग्रेटर करना पड़ेगा c से। तो अर्थ का escape वेलोसिटी क्या होता है? Gm/r। ये अर्थ के सरफेस पर ले रहे हैं हम, ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ तो एक काम करें, दोनों साइड होल स्क्वायर कर दें। अर्थ को देखो, हमको इवन लाइट कैन नॉट escape, लाइट भी ना escape हो सके, तो इसके हम क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे, अर्थ का मास दे दिया है, अर्थ का मास दे दिया है, हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। हमको इसकी वैल्यू कितनी रखनी है, तो हम एक काम करेंगे, अर्थ को कंप्रेस करेंगे, एकदम छोटा कर देंगे, मास को कांस्टेंट रख के। तो जब हम अर्थ को कंप्रेस करेंगे, इतना कंप्रेस कर दें कि छोटी हो जाए, ब्लैक होल बनने के लिए उसका रेडियस किस ऑर्डर में होगा, तो वैल्यू दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, इस साइड भी स्क्वायर करेंगे, तो ये रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2Gm/r इज इक्वल टू, इसको करेंगे 3 3 का 9, 8 दूनी 16। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम r निकालेंगे, इसको इस साइड लेके जाओ, इसको इस साइड लेके आओ, r इज इक्वल टू हो जाएगा 2Gm, r इज इक्वल टू 2Gm, 9 इंटू 10⁻, ये 18 है भाई, 18। अब हम इसकी वैल्यूज रख देंगे, हमारा काम बन जाएगा। 2g की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 होती है SI यूनिट में। अर्थ का मास दिया है क्वेश्चन में 6 इंटू 10⁻24 प्लस 24 है, हाँ प्लस 24 है, ये 24 होता है, ये नीचे आ जाएगा 9 इंटू 10⁻18। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, आइए सॉल्व करते हैं इसको, मैंने पहले से सॉल्व करके रखा है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे एक बात बताओ, पहले पावर पावर का खेला देखते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 6.6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। अब हम पावर का खेला देखेंगे, यहाँ पर कितना पावर है, -11, यहाँ पर कितना है, +24, नीचे कितना है 18, ऊपर जाएगा तो -18 हो जाएगा। तो क्या मेरा -11 -18 +24 हो गया, हाँ। तो -18 11, 24 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा 6, तो 10 का पावर 6, और इसमें से माइनस करेंगे 11 को अरे भाई इसमें से 11 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक हो रही ऐसा मुझे लग रहा है। अबे यार ये देखो, यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, ये 18 कैसे कर दिया भाई, 8 दूनी 16 होता है, ये 16 है, ये मेरा 16 है। तो यहाँ पर क्या होगा, 24 में से 16 जाएगा तो 4 यहाँ 4 यहाँ 8 बचेगा, क्या बचेगा 8, तो यहाँ पर +8 बचेगा, यहाँ पर -11, 9 10 11, तो यहाँ पर कितना पावर बच जाएगा 10⁻³ तो यहाँ पर जो पावर है वो 10⁻³ बचेगा। अरे एक काम करें क्या, 3 से इसको कैंसिल करो, 3 से कैंसिल करो, 3 3 का 9, 3 दूना 6, 2 दूनी 4, 4 छंग 24, 25 26 के आसपास आएगा। देखो
4 छंग कर लेते हैं यार, 4 छंग 24, 24 4 छंग 24, 25 26, ये 26.4 आ रहा है। मल्टीप्लाई बाई डिवाइडेड बाई 3, मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ -3 से 2 काटो, 3 9 27, 3 9 27 तो ये 9 आ रहा है, अप्रॉक्सीमेट ले रहे हैं तो ये 9 को हम लगभग 10 के बराबर ले सकते हैं और ये 10⁻³ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻² मीटर, 10⁻² मीटर। इस ऑर्डर में कोई आंसर है? हाँ, 10⁻² के मीटर में एक ही ऑर्डर है, 10⁻², मतलब अर्थ को 1 सेंटीमीटर का हो जाना पड़ेगा अगर अर्थ को हमें ब्लैक होल बनाना है। तो आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है? एक ऑब्जेक्ट को हमने प्रोजेक्ट किया वर्टिकली अपवर्ड, कितनी स्पीड से? हाफ ऑफ एस्केप वेलोसिटी, मतलब वी गिवन जो है वो मेरी है वी ई की हाफ है। तो मैक्सिमम हाइट कितना अटेम्प्ट करेगा? तो हमने क्या ऐसा एक क्वेश्चन, ऐसा एक वो थ्योरी किया था कल। हाँ, ज़्यादा कौन है? ज़्यादा 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 वी एस्केप ही ज़्यादा है, वी एस्केप ज़्यादा है और वी गिवन कम है, -1। तो मुझे एक बात बता दो भाई, ये मेरा आर हो जाएगा, वी एस्केप को वी एस्केप का ही स्क्वायर रहने दो और इसको कर दो कितना है? वी एस्केप बाई 2 वी गिवन। तो वी गिवन जो है वो इसके वी स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगी -1। तो जब ये होल स्क्वायर होकर बाहर निकलेगा तो वी ई स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई एक वी स्क्वायर ऊपर है, ये दूसरा वाला वी ई स्क्वायर और ये डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। तो क्या वी स्केप से वी स्केप कैंसिल हो जाएगा? हाँ, और ये वाला 4 यहाँ पर चला जाएगा। तो क्या ये r डिवाइडेड बाई 4 -1 हो जाएगा और ये r बाई 3 हो जाएगा। क्या हाइट यच मेरी? तो r बाई 3 मेरा आंसर आ जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है? अगर एस्केप वेलोसिटी केप्ट एट द सरफेस ऑफ प्लेनेट यू, मतलब सरफेस पे प्लेनेट के यू है जिसको प्रोजेक्ट किया 200% मोर देन, मतलब वी गिवन जो है वो मेरी वी इसके पहले है, मोर देन मतलब उसमें ऐड किया कितना? 200% एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा, तो वो इंटरस्टेलर स्पेस में चली गई, तो उसकी इंटरस्टेलर स्पेस में वेलोसिटी पूछ रहा है। तो ये इसको अगर हम 100% माने तो क्या ये 300% हो जाएगा? 300% ऑफ वी ई। हाँ, तो क्या ये 3 अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो 3 गुना हो जाएगा। तो क्या हमने जो वी गिवन दी है यहाँ पर वो ज़्यादा दी है वी स्केप से? हाँ, जब वी गिवन वी स्केप से ज़्यादा दे देते हैं तो इंटरस्टेलर स्पेस में उसकी वेलोसिटी जो होती है ज़्यादा क्या है? गिवन माइनस वी ई हो जाता है। वी गिवन कितना है? 3 गुना है, 3 गुना मतलब रूट के अंदर 3 वी ई का होल स्क्वायर माइनस वी ई का स्क्वायर। तो क्या ये 3 3 का 9 वी ई का स्क्वायर माइनस वी ई का स्क्वायर आ गया? हाँ, तो रूट के अंदर 8 वी स्क्वायर हो जाएगा मेरा इंटरस्टेलर स्पेस में। रूट 8 को बाहर निकालेंगे तो मेरा हो जाएगा 2 रूट 2 अंदर वी ई का स्क्वायर, और स्क्वायर भी बाहर निकल जाएगा और वी ई बन जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? वी ई को हमने सरफेस पर यू बोल दिया है, तो 2 रूट 2 यू मेरा आंसर हो जाएगा, 2 रूट 2 यू। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई? अगला सवाल है, ध्यान से जरा इस सवाल को करना क्योंकि मैंने खुद इस सवाल में गलती की थी। अ पार्टिकल मास एम को एट रेस्ट रखा, एट रेस्ट हाइट इज इक्वल टू 3r फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ वेयर r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड m इज द मास ऑफ अर्थ। मिनिमम स्पीड शुड प्रोजेक्ट सो दैट डज नॉट रिटर्न बैक, मतलब ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ दे, इतनी वेलोसिटी इसको हम दें। तो मुझे एक बात बताओ, हम इतने हाइट पर इसको रेस्ट पर रखे हैं तो इसकी वेलोसिटी एट हाइट क्या होती है? √2 gm बाई स्मॉल r, और स्मॉल r क्या होता है? √2 gm बाई r प्लस h। तो हमको पूछा क्या है? हमको पूछा है मिनिमम वेलोसिटी कितना दें, वी गिवन कितना दें कि ये वापस ना आए। तो मुझे एक बात बता दो, क्या हम यहाँ पर जो वेलोसिटी इसको देंगे, हम जो इसको वेलोसिटी देंगे वो कितनी देंगे? अगर अर्थ सरफेस पर होता तो हम सिंपली √2 gm बाई r के बराबर देते। अब ये r 3r अर्थ के सरफेस से ऊपर है, तो ये कितना ऊपर है वो बताओ? ये ऊपर है √2 gm, h की वैल्यू 3r, तो ये हो गया 4r, 4r हो गया, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये रूट के अंदर gm बाई 2r आ गया। तो हम इतनी वेलोसिटी इसको देंगे तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर देगा, तो gm बाई 2r का पावर हाफ। मुझे एक बात बताओ, क्या ये वेलोसिटी कम है स्केप से? हाँ भाई, 4 गुना कम है। वी स्केप होता है 2 वी ई और ये है वी स्केप, ये होता है √2 टाइम्स ऑफ gm और ये 1/2 रूट है, इसका 4 गुना कम। तो अगर कोई बॉडी अर्थ के सरफेस पर होती है तो जितना उसको हमको स्केप वेलोसिटी देना होता है, अगर किसी वो हाइट पर है तो वहां पर हमको कम स्केप वेलोसिटी देना पड़ेगा भाई, क्योंकि वहां पर इफेक्टिव जी कुछ ना कुछ कम हो गया होगा, इसीलिए ऐसा होता है। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है? फाइंड द स्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। अगर मैंने इसको कुछ ऐसा काम करूं कि मैं पृथ्वी के अंदर घुस जाऊं और यहां से मुझे अगर इसको फेंकना होगा तो स्केप वेलोसिटी कितनी आएगी? पहली बात, जब हम ऊपर से फेंके तो स्केप वेलोसिटी सरफेस से कम आई। अब अंदर घुस रहे हैं, अंदर ध्यान देना, अंदर, तो अंदर जी की वैल्यू छोड़ो, आप अपना दिमाग मत लगाओ अंदर जी की वैल्यू, क्योंकि मैंने भी लगाया था और मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था। हम यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करेंगे। जैसे अगर आप सीधा इसमें पुट कर देंगे ना कि सेंटर पर तो क्या बोलते हैं ग्रेविटी, ये वाला जी 0 होता है, तो जीएम की जगह पर जी आर लिखेंगे, यहाँ पर 0 करके 0 कर देंगे, तो ये गलत हो जाएगा, सॉरी इन्फिनिटी कर देंगे, वो गलत हो जाएगा। स्केप वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है ना वो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से आया है। तो यहाँ पर मेरी कुछ मैकेनिकल एनर्जी होगी,
कुछ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, और जब ये एस्केप करेगा तो कहाँ पर पहुंचेगा, जब ये एस्केप करेगा तो इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा, और इन्फिनिटी पर काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों मेरी जीरो होती है। तो ये इनिशियल कंडीशन, ये फाइनल कंडीशन। तो फाइनल कंडीशन में जीरो प्लस जीरो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, इनिशियल कंडीशन में जो मेरी काइनेटिक एनर्जी है वो है 1/2 एम वी का स्क्वायर, ये मेरी काइनेटिक है। अब मुझे एक बात बताओ, अर्थ क्या है, सॉलिड स्फीयर, उसके अंदर जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वैसे ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक। कितनी होती है अर्थ के सेंटर पर भाई, मैंने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था ना, 3/2 टाइम्स ऑफ क्या, अर्थ के सरफेस के कंपेयर में, मतलब 1.5 गुना ज्यादा होती है, और ये नेगेटिव में होती है। अगर ये एम नहीं होता तो ये पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता, अब ये एम आ गया तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई। ये एम क्या है, स्मॉल एम जो इससे फेंका है मैंने, तो ये यहाँ पर आ जाएगा माइनस जी एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई 3/2 आर, ठीक। इसको इस साइड लेके जाएंगे तो 1/2 एम वी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 जी कैपिटल एम स्मॉल एम, 2 से 2 गया, एम से एम गया, तो क्या मेरी वी स्केप रूट के अंदर ले गए इसको और बन गया क्या 3gm/r। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल लेवल अप है, लेकिन मुझे लेवल अप के नाम पे लगा कि यार लेवल अप नहीं लगा, मतलब नॉर्मल लगा। अब देखो, व्हाट शुड बी द एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड क्या होगी, एंगुलर स्पीड मतलब डब्ल्यू क्या होगी, ओमेगा, विच द अर्थ हैव टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस दैट पर्सन एट इक्वेटर वेट इतना। तो मुझे एक बात बताओ, एंगुलर की वजह से जो जी में कमी आती है वो हमने पढ़ा था जी डैश माइनस, अगर एग्जैक्ट इक्वेटर पर है तो कॉस नहीं आता, और ये ओमेगा स्क्वायर आर हो जाता है भाई। मुझे बोल रहा है वेट इसका 3/5 हो गया, तो मैंने पहले ही बताया था वेट का सिमिलैरिटी जी से होती है, ठीक। क्यों, क्योंकि W इज इक्वल टू एम जी होता है, ठीक। तो जैसे जैसे वेट कम होता है वैसे वैसे ही जी भी कम होता है, मतलब W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तुम जी कह सकते हो। तो मैं यहाँ पर W नहीं लाऊंगा भाई, मैं सीधा सीधा जी के कंसेप्ट से क्वेश्चन कर दूंगा। तो अगर इसका वेट 3/5 हुआ तो वहां पर जी की वैल्यू भी 3/5 ही होगी, तो जी नॉट क्या हो जाएगी 3/5, और ये हो गया जी नॉट, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर आर। तो जी नॉट से जी नॉट कैंसिल, अगर वेट करना है तो एक काम करना भाई, इन दोनों में यम से मल्टीप्लाई कर देना, बस यहाँ भी मल्टीप्लाई, तो यम 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 वैसे भी कैंसिल ही हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझी मेरी बात तो ये पूरा वेट हो जाएगा, अब खुश। अब ये 3/5 हो गया, और ये 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई आर हो गया। इसको इस साइड लेके जाओ, इसको इस साइड लेके आओ, तो ओमेगा स्क्वायर आर 1 माइनस 3/5 हो गया। एक में से 3/5 घटाएंगे तो 2/5 बचेगा, ये ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा 2/5, ऊपर है तो नीचे आ जाएगा आर, और यहाँ से ओमेगा स्क्वायर रूट के अंदर 2/5 आर हो जाएगा। तो रूट के अंदर, दोनों रूट के अंदर है, और 2/5 आर। जी कहाँ से आ गया भाई, अगो बगो। जी यहाँ से आ गया, यहाँ से यहाँ जी काटे हो, जैसे हम 2 को काटते थे तो यहाँ पर जी लगाना पड़ेगा, यहाँ पर ऊपर काटे हैं तो नीचे जी नॉट दे दो, सिंपल। अगर नहीं ऐसा करना हो तो यहाँ पर सिंपली जी रहने दो, मत काटो, यहाँ पर भी जी रहने दो, तो ये जी में से 3g माइनस जाएगा तो ये 2g बचेगा, और ये जब 2g बचेगा तो ऊपर 2g रहेगा, तो यहाँ पर 2g रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया, आई होप आ गया होगा, ठीक। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। 3 पार्टिकल हैं जिसका मास m 2m और 3m है, अच्छा सवाल है। उसको कॉर्नर पर प्लेस किया इक्विलेटरल ट्रायंगल के, तो क्या क्या कैलकुलेट करना है। ऐसे एक ट्रायंगल है, एक का मास m है, 2m है, 3m है, तीनों की साइड a है, और मुझे क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कैलकुलेट करनी है, कर लेते हैं। क्या दिक्कत है, ये m है, ये 2m है, ये 3m है, तो क्या तीनों के बीच डिस्टेंस a है, पोटेंशियल एनर्जी पेयर में होती है, पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, तो पहले की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इन दोनों पेयर की वजह से वो माइनस जी एम इंटू 2m, दोनों के बीच की डिस्टेंस। दूसरे की वजह से जो होगी माइनस जी एम, ये 2m है, 2m इंटू 3m डिवाइडेड बाई ए। तीसरे पेयर की वजह से जी, एक 3m है और एक m है डिवाइडेड बाई ए। तो इसको जब हम टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 gm का स्क्वायर बाई ए, ये हो जाएगा माइनस जी 3 दूना 6 gm का स्क्वायर बाई ए, ये हो जाएगा सिंपली 3 gm का स्क्वायर बाई ए। तीनों को ऐड करो, 6 3 9 1 10, कितना हो गया -10 gm का स्क्वायर बाई ए। ये मेरी पोटेंशियल एनर्जी आ गई, मतलब मेरा पहला सवाल डन हो गया। एक सेकंड, 6 3 9 तो 11 होता है ना, 10 कहाँ से लिखा, 11 आ गया। अब दूसरा करते हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम इफ साइड ट्रायंगल इज चेंजेस फ्रॉम ए से 2a। अगर इसको हम सिर्फ साइड को a से 2a कर देंगे तो वर्क डन कितना होगा, कौन कर रहा है, हम। तो वर्क डन हो जाएगा चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, माँ वाला लॉ, माँ वाला नहीं, ये बेटा वाला है भाई, कंजर्वेटिव फोर्स 0। तो क्या हो जाएगा सिंपली पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो मुझे एक बात बताओ, हम पहले ऐसा था फिर ऐसा किए, तो ये इनिशियल कंडीशन है फिर उसके बाद फाइनली क्या हुआ, फाइनली कुछ नहीं हुआ, सिर्फ a को 2a कर दिए, तो क्या मेरी इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी 11 gm का स्क्वायर बाई ए है, ये इनिशियल कंडीशन है, यहाँ की हम निकाल ली थी पहले वाले में। दूसरे में सिर्फ इतना किया है कि ए को 2a कर दिया है, तो आप भी वही करो, सिर्फ gm स्क्वायर लिखो, नीचे ए को 2a कर दो, और ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, एक पार्टिकल है जिसको प्रोजेक्ट किया कहाँ, वर्टिकली अप विथ वेलोसिटी, इतनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया अर्थ के सरफेस से,
तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो मुझे बताओ, अगर मान लो मैंने इसको प्रोजेक्ट किया, ये कुछ हाइट h तक गया, तो मुझे पूछ रहा है यहाँ पर h/2 पर बताओ क्या होगा इसकी वेलोसिटी। तो सिंपली आप क्या करेंगे, हमने 1D में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि हाफ ऑफ मिड पॉइंट पर हमने क्या पढ़ा था, v/√2। लेकिन ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा भाई? इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है भाई। आप याद करने के चक्कर में कंडीशन फॉर्मूले का भूल जाते हैं। आपको ये तो याद था, जैसे मुझे भी याद था और मैंने भी लगाया था, मेरा भी गलत हुआ था, ठीक, इसीलिए बता रहा हूँ। तो कुछ लोगों को तो ये भी नहीं याद होगा, ये भी हो सकता है। तो क्योंकि हाइट पर जाने पर जी की वैल्यू चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए ये वैलिड नहीं होगा। तब क्या करेंगे, तब एक काम करेंगे, हम मैक्सिमम हाइट निकालेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, ये कुछ वेलोसिटी दिया है, मतलब ये v गिवन है, कितना है v गिवन, √4gre/3। और v स्केप क्या होती है, v स्केप होती है रूट के अंदर 2gr का स्क्वायर, gm इक्वल टू gr का स्क्वायर, एक सेकेंड, gr का स्क्वायर अगर अर्थ सरफेस पर है तो r नीचे r हो जाएगा, √2gm/r होता है। तो मुझे एक बात बताओ, कौन सी बात, वी स्केप जो होगा, ये r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो वी स्केप जो होगा वो √2gr होगा, ठीक है, ये वी स्केप होता है। ये कितना है, ये है 4/3, 4/3 मतलब 4 एकम 4, 3 एकम 3, 3 त्रिक 1.3 के अराउंड आएगा। तो क्या ये गिवन वेलोसिटी स्केप से कम है? जब गिवन वेलोसिटी स्केप से कम होती है तो कुछ हाइट तक जाता है। वो जो 3 केस कल पढ़े थे, कितने हाइट तक जाएगा, वो हाइट जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ। ज़्यादा कौन है, वी स्केप ज़्यादा है, वी गिवन कम है भाई। वी स्केप में अंदर 2 का फैक्टर था और वी गिवन में अंदर 1.3 का फैक्टर था, तो ज़्यादा तो वी स्केप ही हुआ ना। तो वी स्केप का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी गिवन का स्क्वायर -1। तो आर डिवाइडेड बाई वी स्केप क्या होती है, वो होती है √2gr, अभी हमने निकाला, इसका होल स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई वी गिवन कितना है, 4/3gr, ये वी गिवन है, इसका होल स्क्वायर। तो जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल, इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल, तो r डिवाइडेड बाई 2gr डिवाइडेड बाई 4/3gr, ये 3 ऊपर चला जाएगा। जब ये ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, 3 दूनी 6 बन जाएगा, r डिवाइडेड बाई gr से gr कैंसिल, तो ये r/6 -1 हो गया। हाँ, r/6 -1 हो गया, ऊपर मेरा r है। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये कुछ यहाँ पर जाएगा, तो ये r-6 डिवाइडेड बाई 6 और ये 6 चला जाएगा ऊपर, तो ये कितना आ गया, 6r डिवाइडेड बाई, एक सेकेंड हो गई ना मिस्टेक। यहाँ पर देखो, जब हम यहाँ पर v गिवन जो है, v गिवन कितनी है, 4/3 रूट के अंदर, तो 3 ऊपर गया, सही बात है, 3 दूनी 6 हुआ, 3 दूनी 6 हुआ, तो क्या ये 6 और 4 हमने कैंसिल किया, हमने 4 को कहाँ से काट दिया, तो ये 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर ये 3/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3/2। तो 2 ऊपर चला जाएगा, जब 2 ऊपर चला जाएगा तो 2r ऊपर वाला बन जाएगा, और नीचे वाला कितना बनेगा, नीचे वाला मेरा सिंपली 3r, एक सेकेंड, ये देखो यार, यहाँ फिर से करता हूँ, r डिवाइडेड बाई 3 दूनी 6, 6r डिवाइडेड बाई, नीचे क्या बचा है, नीचे मेरा 4 बचा है, ये क्वेश्चन में था भाई, 4 है, gr से gr कैंसिल, तो ये r तो कैंसिल हो गया है ना, -1। मैं ये r को कैंसिल नहीं कर रहा था, पता नहीं कैसे r को लेके चला आ रहा था, ये r ऊपर है, एक r ऊपर है, देखो यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। अब हम इसको 2 से कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो r डिवाइडेड बाई 3/2 -1 करेंगे, तो r डिवाइडेड बाई 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और नीचे मेरा 2 बचेगा, और ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो हाइट कितनी आई, h बराबर 2r आ गई, मतलब ये अर्थ के दोगुना रेडियस तक ऊपर जाएगा, अर्थ के डबल रेडियस के इतना ऊपर जाएगा, मतलब r जो h जो है वो 2r है, तो इसका हाफ कितना होगा, इसका हाफ r के बराबर हो जाएगा सिंपली। तो मतलब ये मेरी हाइट आ गई। इस हाइट पर मुझे क्या निकालना है, इस हाइट पर मुझे वेलोसिटी निकालनी है। पहले बता देता हूँ, ये सवाल नीट में नहीं आएगा पक्का, क्यों पता है, इतना लेंदी हो गया है क्वेश्चन, 2 पार्ट पूछा है, इसका एक पार्ट क्वेश्चन नीट में आ सकता है कि अगर बता दे कि इतने मैक्सिमम हाइट पर जा रहा है, हालांकि यही 5 मिनट कैलकुलेशन हो गई, इतना लेंदी कैलकुलेशन नहीं देता। अब क्या करेंगे, अब हम हाइट निकालेंगे, हमको आधी हाइट पता चल गई है, तो हम एक काम करेंगे, हम सरफेस से और h/2 तक यहाँ पर हम लगा देंगे क्या, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। जब वो अर्थ के सरफेस पर था तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या रही होगी, कुछ रही होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या रही होगी, इतनी वेलोसिटी दे रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी तो होगी ही ना उसके पास, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कुछ होगी, तो 1/2 m, ये मेरा v है, ये v है, इसी को मैं स्क्वायर करूंगा, जब इसको मैं स्क्वायर करूंगा तो ये सिंपली क्या बन जाएगा, 4gre/3। मैंने इसको स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर इसके रूट को कैंसिल कर दिया। अब ये मेरी काइनेटिक हो गई। अब पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, अर्थ के सरफेस पर पोटेंशियल होती है -g, अर्थ का मास, जिस मास को फेंके उसका मास, और अर्थ के रेडियस के बराबर, तो ये हो गया -gm/r। अब ये मेरा इनिशियल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल हो गया। अब फाइनल ये बराबर यहाँ पर है, वहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए लिख रहा हूँ,
तो अब यहाँ पर फाइनली ये यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पे पहुँचा है तो क्या यहाँ पर रेस्ट में होगा? नहीं, मैक्सिमम हाइट पर बॉडी रेस्ट में होती है, तो यहाँ पर भी इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी? 1/2 mv डैश का स्क्वायर, यही वी डैश हमको पूछा है। और इसके पास क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी, वो किसके बराबर होगी? माइनस जी एम एम, और अर्थ के सेंटर से टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? रेडियस प्लस कितने हाइट तक गया है, h/2, तो ये h/2 आ जाएगा। आई होप यू गेट। h/2 आ गया। जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताओ? एक काम करें, पहले हम काटा पीटी वाला काम कर लें। एक सेकंड, इसको एक लाइन में लिखता हूँ तो प्रॉपर समझ में आएगा। 1/2 m इंटू 4GRE/3 माइनस, ये देखो प्लस माइनस माइनस हो गया, जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू 1/2 एम वी डैश का, ये क्या स्क्वायर नीचे लगाए हम, स्क्वायर माइनस कितने हाइट पर गए हैं हम h/2 तक लगा रहे हैं। एक सेकंड, ऑप्शन देखें, h/2 तक ही लगाएंगे कि h तक लगाएंगे? सेंटर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मुझे इतना बस बता दो। हम h/2 तक लगाएंगे, 4r तो नहीं आएगा। अच्छा हाँ, h/2 कितना है भाई? h/2 तो r के बराबर है ना, h/2r था तो h/2 r हो जाएगा, तो इसकी जगह पर r लिख देंगे। जब इसकी जगह पर हम r लिख देंगे तो r प्लस r कितना हो जाएगा? माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई 2r। अब हम फटाफट से इसमें काटा पीटी करके सॉल्व करेंगे। m से m कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर 2 है कैंसिल, यहाँ पर 2 है कैंसिल, यहाँ पर 2 नहीं था ऊपर, न्यूमरेटर में तीनों जगह 2 था, ऊपर नहीं था तो ऊपर हम लगा देते हैं 2, लगा दिए। और कुछ कैंसिल हो सकता है? देखते हैं, और कुछ नहीं कैंसिल होगा। अब हम इसको आगे लिखते हैं, 4GR/3 माइनस 2G कैपिटल M बाई स्मॉल r, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल M r। और मुझे एक बात बताओ, इसको पहले लिख दिया है और कुछ नहीं, इसको यहाँ लिख दिया, प्लस वी स्क्वायर, ये वी डैश है, यही वी डैश हमको बताना है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे जब, तो हमारा आंसर आ जाएगा कैसे? एक काम करें, इसको यहीं रहने दो, इसको इधर लेके आओ, तो ये मेरा हो जाएगा 4GR/3 प्लस हो गया ना, माइनस इक्वल के इस साइड आया, माइनस GM/r 2GM, तो ये 1 है, ये 2 है, एक में से 2 घटता है तो -1 बचता है, इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो क्या बचेगा? 4GR/3, एक में से 2 घटेगा तो -1 बचेगा, तो ये बच जाएगा माइनस GM/r इज इक्वल टू वी स्क्वायर। अब क्या करेंगे भाई? यहाँ तक तो सॉल्व कर लिए, इसके आगे कैसे करेंगे? इसके आगे करने के लिए हम एक काम करेंगे, क्या हम GM को GR लिख सकते हैं? हाँ, 4/3 GR इज इक्वल टू GR का स्क्वायर, GM इज इक्वल टू GR का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू वी स्क्वायर। एक R से एक R गया तो ऊपर क्या बचा? 4/3 GR माइनस GR इज इक्वल टू वी स्क्वायर। 4/3 से एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1/3, तो ये मेरा GR/3 इज इक्वल टू वी स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड, तो इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये GR/3 आ जाएगा। तो ये मेरा आंसर है। क्या आंसर है भाई? GR रेडियस ऑफ अर्थ बाई 3, ये मेरा आंसर है। और ये नीट में कभी नहीं आएगा, इसकी गारंटी है भाई, मुझे खुद पर्सनली 5 से 7 मिनट लग गए, तो कैसे आ सकता है एग्जाम में? बट कंसेप्ट के लिए करना रहता है। ये वीडियो वैसे भी लंबी हो जाएगी क्योंकि भाई 30 सवाल है, 30 सवाल 60 मिनट में, बड़ी बात नहीं है, एक्सप्लेनेशन के साथ। एस्केप वेलोसिटी दी है बॉडी की, एस्केप वेलोसिटी दी है, मास और रेडियस, अज्यूम द मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ टू बी 81 and 4 टाइम्स मास एंड रेडियस ऑफ द मून। मतलब ये कि अर्थ का जो रेडियस और मास है वो मून के कंपेयर में 81 टाइम्स मास ज़्यादा है और 4 गुना रेडियस ज़्यादा है अर्थ का। भाई अर्थ बड़ी है, मून छोटा है, इतना तो पता होगा ना, तो इससे तो ये बड़ा होगा। कितना बड़ा है? 81 टाइम्स इसका मास ज़्यादा है और 4 टाइम्स इसकी रेडियस ज़्यादा है। तो escape velocity बताओ मून के सरफेस पर कैसे करेंगे बताओ? escape velocity होती क्या है? escape velocity जो होती है वो होती है इज इक्वल टू G2GM/r का 2GM/r। तो क्या escape velocity डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब रूट के अंदर दोनों r होती है? हाँ। तो मुझे एक बात बताओ, मास 81 टाइम्स ज़्यादा है, रेडियस 4 टाइम्स ज़्यादा है, इसको रूट में लेंगे तो 9/2 आ जाएगा। तो ये क्या है? ये मेरा किस पे? अर्थ पे, मून पे। और ये डिवाइडेड बाई अर्थ होगा। अर्थ पर escape velocity कितनी होती है? 11/2, तो 11.2 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइडेड बाई 2, तो ये लगभग 11 नौइयाँ, यार 11 नौइयाँ भूल गया मैं, 11 धान में 110, 11 नौइयाँ 99, लगभग 100 के बराबर आ रहा है, 100 के अराउंड। 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 50 आ जाएगा। तो 50 ये वाला ऑप्शन है और ये वाला सवाल नीट में आ सकता है। अब आप इसको प्रॉपर ऐसे भी कर सकते थे, वी मून लिखते, वी अर्थ लिखते, फिर अर्थ का मून के कंपेयर में लिखते, दोनों को काटते, कोई जरूरत नहीं है, ऐसा करना सीखो। अब टॉर्क बताना है। प्लेनेट जो है सेंटर ऑफ अर्थ, अबाउट द सेंटर ऑफ अर्थ। अगर ये मेरा अर्थ है, ये मेरा अर्थ है, सन, ये मेरा सन है
और ये मेरी अर्थ है, ऐसे गोल गोल घूमती है, तो इस पे टॉर्क कितना लगेगा। टॉर्क मतलब घूमने में जो कष्ट, नॉर्मली जो ढकेलने में फोर्स लगती है और घुमाने में टॉर्क लगता है, तो हमको बताना है टॉर्क कितनी लगेगी। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये रेडियस वेक्टर हो गई, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो इसको घुमा रही है, सन की भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, अर्थ के पास ही नहीं होती है, सन के पास भी उसकी पर्सनल फोर्स होती है। तो वो फोर्स और अर्थ, ग्रेविटेशन फोर्स सेंट्रल होती है, तो सेंटर के अलॉन्ग लगी जाए, दोनों 180 डिग्री पर है। हाँ, और टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ इंटू साइन थीटा। हाँ, साइन थीटा और साइन 180 तो भाई जीरो होता है। तो यहाँ से हम टॉर्क इज इक्वल टू जीरो कर देंगे। क्यों, आप इसको याद भी कर सकते हैं, मैंने प्रॉपर रीजन दे दिया क्यों। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट पर। नीट का सवाल क्या है भाई, एक पॉइंट है, ये मान लो सन है, एस सन है, और ये हम यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं। इस डिस्टेंस को पास है तो पेरिजी बोलते हैं, इस डिस्टेंस को दूर है तो एपीजी बोलते हैं। पास से पेरिजी, उसका उल्टा दूर वाला। तो जब भी अर्थ है वो जब सन के पास होता है, जैसे सीजन चेंज होती है, हाँ, अरे भाई सीजन मतलब गर्मी ठंडी बरसात तीनों सीजन आती है, तो जब अर्थ सन के पास होता है गर्मी के सीजन में, इसकी जो वेलोसिटी है ये r1v1 कांस्टेंट होती है केप्लर्स के लॉ से। तो जब ये पास होगा तो r कम है तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, मतलब अर्थ जल्दी जल्दी मूव करेगा, ऐसा कुछ। और जब इससे दूर है, तो r ज़्यादा है, यहाँ से देखो r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, तो r ज़्यादा है तो यहाँ पर जो अर्थ की वेलोसिटी होगी वो मेरी कम होगी। क्वेश्चन में पूछा क्या क्या है भाई, क्वेश्चन में पूछा है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, किस किस पॉइंट पर ए बी सी, तो यहाँ पर सबसे कम वेलोसिटी होगी तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी सबसे कम होगी। तो के सी पर मैक्सिमम हो ही नहीं सकता, के सी पर मैक्सिमम हो ही नहीं सकता, के सी पर तो मिनिमम होगी, और के ए पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी किसी भी पॉइंट के कंपेयर में, क्योंकि ये सबसे पास वाला पॉइंट है, इसीलिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। तो के सी मिनिमम, के ए मैक्सिमम, तो सेकंड वाला मेरा ऑप्शन आ जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई, अगला सवाल है केप्लर्स के थर्ड लॉ पर। टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो सैटेलाइट होती है जिसका टाइम पीरियड अर्थ के खुद के एक्सेस के रोटेशन के बराबर होता है। तो जैसे जैसे अर्थ घूमती है वैसे वैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी घूमती है। क्या है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, क्या पूछा है, अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड 24 घंटा है और वो 6h हाइट पर है अर्थ के सरफेस से, ऐसा कुछ लिखा है क्या। हाँ, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ फ्रॉम द अर्थ, मतलब सरफेस के अर्थ से। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये अर्थ के सरफेस से 6r पर है तो अर्थ के सेंटर से कितना हो जाएगी, 7r। इस बात का ध्यान रखना, ये गलती आप कर सकते हैं और मोस्टली करते हैं लोग, ठीक है। तो टाइम पीरियड बताओ दूसरे सैटेलाइट का जिसकी हाइट 2.5 है सरफेस से। सरफेस से 2.5 का क्या मतलब है, सरफेस से 2.5 का मतलब है 2.5 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, और सेंटर से कितना हो जाएगा 3.5, तो 3.5 मेरा आर हो जाएगा। तो केप्लर्स का थर्ड लॉ हमने क्या पढ़ा है, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का क्यूब। अब ए क्या है, ए वही रेडियस है, मेन रेडियस है। मेन रेडियस क्या होता है, मेन रेडियस ये होता है r1 प्लस r2/2, ठीक, ये मेन रेडियस होता है। तो सिंपली हमको रेडियस ही दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले टाइम पीरियड कितना था, 24 घंटे। अब हमको टाइम पीरियड निकालना है जो इज इक्वल टू, जब 24 घंटे था तो रेडियस कितना था, टोटल सेंटर से हम लेते हैं, इस बात का ध्यान रखना, 7r। और नया टाइम पीरियड जब निकालना है तब रेडियस कितना हुआ, 3.5r का होल क्यूब। अब इसको जब हम प्यार से एकदम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 24/t हो जाएगा, ये रहने दो इसको स्क्वायर, 3.5 से 7 को काटेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये r से r कैंसिल, तो 2 का पावर क्यूब हो जाएगा। अब 2 का पावर क्यूब क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 24/t, इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है। मुझे ये वाला t निकालना है, एक काम करें, दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लें, तो ये स्क्वायर को इस साइड लेके चले जाएंगे, तो ये 24/t इज इक्वल टू 8 को रूट में कर देगा। रूट के अंदर 8, 2√2 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 बाहर आ जाएगा रूट के, ये आ गया 24/t। और यहाँ से जो t की वैल्यू है वो आ जाएगी 24 डिवाइडेड बाई 2√2। हाँ, 2 से 24 को काटो तो 12/√2। अब हम ऊपर नीचे दोनों √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर से √2, नीचे भी √2 मल्टीप्लाई बाय √2, ऊपर भी √2, तो √2 2 हो जाएगा, और 2 से 12 को कैंसिल करेंगे तो 6√2 मेरा टाइम पीरियड आ जाएगा, 6√2। और ये नीट 2019 में आया हुआ सवाल है, अच्छा सवाल था। आगे चलेंगे, केप्लर लॉ के अकॉर्डिंग जो अर्थ है वो इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है, और केप्लर्स लॉ नेचुरल सैटेलाइट की ये वैलिड है। अभी बता दूं, अर्थ जो है वो सन का नेचुरल सैटेलाइट है, जो हम सैटेलाइट पृथ्वी से छोड़ते हैं वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं। तो अर्थ, सन यहाँ पर रहता है और अर्थ ऐसे घूमती है, तो इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूमती है सन विथ सन एट वन फोकाई। आगे चलेंगे, मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस r है, मैक्सिमम डिस्टेंस कैपिटल R है। मिनिमम स्पीड दे दी v0 है, तो मैक्सिमम स्पीड बताओ। क्या हमने पढ़ा है v0 rv इज इक्वल टू कांस्टेंट केपलर के लॉ में, हाँ पढ़ा है। तो r मिनिमम जो होगा वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा, r मिनिमम के साथ v मैक्सिमम होगा, और r मैक्सिमम जहाँ होगा वहाँ पर v मिनिमम होता है। हमने एक क्वेश्चन किया था, वहाँ पर भी देखा था, जहाँ r कम था वहाँ v ज़्यादा था। तो मुझे एक बात बता दो, क्या r मिनिमम कितना है, स्मॉल r, और v मैक्सिमम कितना है वही निकालना है। r मैक्सिमम कितना है, कैपिटल R, और v मिनिमम कितना है, v मिनिमम मेरा v0 है। तो क्या मैं यहाँ से ये निकालना है तो ये कह सकता हूँ r v0 बाई स्मॉल r।
आर वी नॉट बाई स्मॉल आर। क्या मैं सही हूँ? हाँ, फर्स्ट ऑप्शन होगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अब देखो पूछ रहे थे ना मीन रेडियस क्या होता है, तो सिंपली जो टी स्क्वायर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के क्यूब के। तो ए का जो क्यूब होता है, ए जो होता है वो होता है R1 प्लस R2 बाई 2 होता है। R1 R2 क्या है? R1 R2 ये है, ये R1 है, ये R2 है। ठीक, तो लेकिन मुझे सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी बतानी है, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे और इसकी जगह पर रख देंगे R1 प्लस R2 का पावर 3। अब अगर मुझे सिर्फ टाइम पीरियड दिया है तो इसको इस साइड लेके जाएंगे और ये 3/2 हो जाएगा। ऐसा ही ऑप्शन है। आगे चलेंगे। ये केप्लर्स का दूसरा लॉ के ऊपर सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन आ गया। क्या है? ये फिगर है, इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, यहाँ पर सन है, सूरज यहाँ पर है, और जो शेडेड एरिया है यस सी डी, ये वाला एरिया ट्वाइस है, मतलब डबल है किसका? यस ए बी, इस एरिया के, ये वाले एरिया के। तो सेकंड लॉ क्या कहता है? इक्वल एरिया इक्वल टाइम, मतलब इक्वल एरिया इक्वल टाइम इक्वल एरिया कवर करता है, ये कांस्टेंट होता है। तो पहले मुझे एक बात बताओ, ये अगर T1 टाइम में C से D में जा रहा है, ये T1 है, ये T2 है, तो ये कांस्टेंट होगा। तो मुझे बताओ अगर मैं यहाँ पर लिखूँ टाइम और एरिया, एरिया A है, टाइम T2 है, यहाँ पर एरिया 2A है, यहाँ पर टाइम T1 है, तो A से A कैंसिल, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके T1 इज इक्वल टू 2T2 लिख सकते हैं। तो T1 इज इक्वल टू 2T2 मेरा आंसर आ जाएगा। T1 इज इक्वल टू 2T2। आगे चलेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन, अच्छा ये वाला क्वेश्चन मिस नहीं हुआ है, मुझे ऐसा लगा मिस हो गया। अगला क्वेश्चन तो यार मैंने सॉल्यूशन मिटाया ही नहीं। ठीक है कोई नहीं। टाइम पीरियड सैटेलाइट का, अगर वो ऑर्बिट आर, ऑर्बिट इस बात का ध्यान रखना, ऑर्बिट है, सेंटर से डिस्टेंस नहीं है, ऑर्बिट का रेडियस आर है, टाइम पीरियड तब टी है, तो जब उसको हम ऑर्बिट 4R में लेके चले जाएंगे तो उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? तो सिंपली यहाँ पर ऑलरेडी जब सॉल्व किया हुआ है तो क्या दिक्कत है? टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो टी डैश जो है 4R क्यूब के प्रोपोर्शनल हो जाएगी, 4R क्यूब। ठीक है, तो ये ऐसे होगी, ऐसे। ठीक है, तो टी डैश जो है वो 1/r का होल क्यूब हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4 चौक 16 चौके 64। टी दिया है क्या कहीं पे? नहीं दिया। अब इसको हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो टी बाई टी डैश जो होगा वो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 28 64 होता है, तो टी डैश की वैल्यू आ जाएगी 8 टाइम्स ऑफ ए के। और वैसे भी भाई सीधा सीधा देखो, अगर हम रेडियस बढ़ाएंगे तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, तो ये वाला दोनों ऑप्शन तो गलती से नहीं हो सकता। इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ता है। अगर हम 4 टाइम्स रेडियस कर रहे हैं तो 4 टाइम्स टाइम पीरियड नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं है। तो वैसे भी लॉजिक से भी आंसर आ जाता, लेकिन लॉजिक एग्जाम में नहीं लगता है, वहाँ पर सिर्फ कंसेप्ट याद आता है। अब हमको रेशियो बताना है एंगुलर वेलोसिटी का। कैसे बताएंगे? W1/W2 का रेशियो बताना है। क्या V इज इक्वल टू आर ओमेगा आपने पढ़ा है? हाँ पढ़ा है, ये आपने पढ़ा केपलर लॉ से। तो मैं क्या V की जगह पर आर ओमेगा लिख सकता हूँ? हाँ, इसकी जगह पर ऐसे, तो R1 W1 डिवाइडेड बाई R2 W2 इज इक्वल टू लिख सकता हूँ कि नहीं? पहले ये बताओ। R की जगह पे लिखूँ, मुझे फाइंड द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एट R1 एंड R2, तो मैं V की जगह ये लिख ही सकता हूँ भाई, क्यों नहीं लिख सकता? लिख दिया, ये मेरा हो गया R2/R1। अब हम क्या करेंगे, हमको तो सिर्फ यही चाहिए था, तो ये इस साइड चला जाएगा, ये इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, W1/W2 हो जाएगा R2 का स्क्वायर बाई R1 का स्क्वायर। सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन था। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी रेडियस के स्क्वायर के, और वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होगी इनवर्सली सिंपली रेडियस के। अगला क्वेश्चन ये है कि एक सैटेलाइट है जिसका मास m है, रेडियस r है, सेंटर ऑफ अर्थ से, इस बात को नोट कर ले, सेंटर ऑफ अर्थ से दूसरी सैटेलाइट है जिसका मास 2m है, डिस्टेंस 2r है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, तो इनके टाइम पीरियड का रेशियो क्या होगा? तो हमको पता है टाइम पीरियड का जो रेशियो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब रूट ऑफ रेडियस के। ये मेरा 2r था, तो एक आर से एक आर गया, तो ये 1/8 हो गया, ये हो गया TA/TB। हमको किसका रेशियो बताना है? इनके टाइम पीरियड का। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इसके अंदर रूट आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 2√2। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? 1 डिवाइडेड बाई 2√2। अगला क्वेश्चन क्या है? एक सैटेलाइट है जिसका मुझे मास दिया है, वो रिवॉल्व कर रही है अर्थ के इन ऑर्बिट, एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है अराउंड द अर्थ इन ऑर्बिट इतनी स्पीड से, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ। हालांकि ये क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में होगा तो ज़्यादा मजा आता, फिर भी मैं यहाँ छोटी सी एक चीज़ बताऊंगा, एकदम छोटी सी। क्या? कि जो टोटल एनर्जी होती है वो हमेशा निगेटिव होती है, और ये बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी की। हाँ, और साइन अपोजिट होती है दोनों की। पहली बात, जैसे टोटल एनर्जी, टोटल पैसा है, एक बाप के दो बेटे हैं, वो एक को ज़्यादा प्यार करता है, एक को कम प्यार करता है, तो टोटल एनर्जी क्या करेगा पता है? वो काइनेटिक एनर्जी को अपनी ज़्यादा संपत्ति देगा, अपनी पूरी संपत्ति दे दिया, और वो दूसरी जगह कुछ प्रॉपर्टी बनाया था, उसकी आधी प्रॉपर्टी दूसरे वाले बेटे को दिया, तो वो पोटेंशियल एनर्जी से कम प्यार करता था, काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा। ये सिर्फ एक स्टोरी है, इसको याद करने के लिए, क्योंकि केमिस्ट्री में भी इस कंसेप्ट से सवाल, फिजिक्स में भी, और ग्रेविटेशन से तो आएंगे ही, एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी आएंगे जब मॉडर्न पढ़ोगे, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा।
बस इतना ही इसका कंक्लूजन था। साइन वाइन हम आगे देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव में होती है क्योंकि स्टेबल सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है और इसका साइन दोनों का अपोजिट होता है और इसका साइन सेम होता है। इस चीज़ को याद रखेंगे। स्टोरी से आप ये याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेगा। एग्जाम में सिंपल चीज़ों की सिली मिस्टेक होती है, कठिन चीज़ें नहीं। कठिन चीज़ें तो आपको वैसे भी नहीं आनी है, सिंपल चीज़ों में गलती करके आते हैं, दिक्कत वहाँ होती है। मुझे क्या बतानी है? पोटेंशियल एनर्जी। तो हम एक काम करें, हमको ये दोनों बराबर हैं तो क्या यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। हाँ, लिख सकते हैं। और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। तो हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे अब, हाफ mv का स्क्वायर। हम यहाँ पर डायरेक्ट क्यों नहीं निकाले? आपको पता है ग्रेविटेशनल, क्योंकि हमको पता नहीं था ना किस और कितने रेडियस पर है। ये हो जाएगा हाफ, मास कितना दिया है क्वेश्चन में 400, वेलोसिटी कितना दी है 200, तो 200 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 से 400 को काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो 200 मल्टीप्लाई बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 200, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 मल्टीप्लाई बाई 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो 10⁻6 हो जाएगा। मेरा 8 इंटू 10⁻6 जूल क्या आया? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी मेरी आ गई। एक काम करें, अब इसमें हम रख देंगे इसको 8 इंटू 10⁻6 इज इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। अब यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूनी 16 इंटू 10⁻6 इज इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। माइनस को इस साइड लेके आएंगे या फिर दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। माइनस 16 इंटू 10⁻6 जूल। 10⁻6 जूल को ही मेगा कहते हैं, तो 16 मेगा जूल माइनस में आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 16 मेगा जूल प्लस में भी होना चाहिए था, तब क्वेश्चन अच्छा बनता। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, वो रिवॉल्व कर रही है प्लेनेट के अराउंड, जिस पर ग्रेविटेशनल फोर्स F लग रहा है, जो वेरी कर रहा है डिस्टेंस r पर। इट्स सेंटर और फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। नॉर्मली फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन यहाँ पर बोल दिया है एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करके कि ऐसा है, तो ऑर्बिटल स्पीड रेडियस के कैसे प्रोपोर्शनल होगी। अब एक ऑब्जेक्ट अगर ग्रेविटेशनल गोल गोल घूमता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल कौन अदा करता है? फिर से आ जाएंगे हम अपनी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट पर। जैसे सिंघम मूवी में अजय देवगन रोल प्ले कर रहा था बाजीराव सिंघम का, वैसे यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स अजय देवगन है और सेंट्रीपिटल फोर्स बाजीराव सिंघम। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो रोल प्ले करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स से, इसी की वजह से ये गोल गोल चलेगा। तो मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv स्क्वायर बाई आर। ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। यहाँ पर आर क्या है? स्मॉल आर। इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रोपोर्शनलिटी ही देखनी है तो हम यहाँ पर इसकी जगह पर आर स्क्वायर कर देंगे। कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, आर स्क्वायर कर दो भाई, कर दिया। तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके mv स्क्वायर इज इक्वल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर का क्यूब। और जब हम सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी साइन देख रहे हैं तो v स्क्वायर प्रोपोर्शनल है आर के, और यहाँ से v प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर के 3/2 पॉजिटिव वाला, ये वाला आंसर। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है, सर ने ये नीचे वाला पार्ट नहीं बताया था भाई, मैं नेट पे ढूंढ के परेशान हो गया। इतना गंदा एक्सप्लेनेशन मैं सोच नहीं सकता कि जब जब सिंपली देख के एक्सप्लेन करते हैं फिर भी नहीं इतना प्रॉपर कर पाते। उससे अच्छा तो साला मैं बता दूं। आधे घंटे परेशान हुआ था इस क्वेश्चन में मैं। करते हैं। अब देखो, अगर F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r बाई एन के, तो बताओ ऑर्बिटल स्पीड r वो प्रोपोर्शनल है इसके। तो ये क्या सेम एज पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया? हाँ, एफ सी इज इक्वल टू एफ जी, ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ जी। क्या आया था? किसके प्रोपोर्शनल है भाई? 1/r/n के। तो यहाँ से v स्क्वायर प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r/n के। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर रूट। अभी ले लें या बाद में लें? अभी ले लेते हैं। एक मिनट। F इज इक्वल टू GMM अपॉन R का पावर n। तो अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ तो ये R का स्क्वायर, यार ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने गलत तो नहीं किया था? अच्छा, R स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया था, सही किया था, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा, तो ये R का पावर 2 इधर आ गया, दोनों का पावर सेम है। तो जब ये R ऊपर जाएगा तो ये पावर माइनस हो जाएगी, जैसे सिंपल पावर माइनस होती है। ये V का स्क्वायर हो गया। अब अगर मैं सिंपली दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लूँ तो क्या ये रूट के अंदर R का पावर 2 माइनस n हो जाए, और R के पावर 2 माइनस n को क्या लिखते हैं? हाफ पावर। तो ये 2 माइनस n बाई 2 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? एक सेकेंड, 2 ऊपर n गया, n माइनस 2 हुआ, n माइनस 1 प्रूफ क्या करना था? n माइनस 1 प्रूफ करना था। एक सेकेंड, रुको रुको रुको, थोड़ा सा ब्लंडर हुआ है। ब्लंडर नहीं कह सकते, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं चला था मैं। क्वेश्चन में क्या बोला है? नीचे लेके आना है ना आर की पावर को, मैं ऊपर ही रख के सॉल्व कर रहा था। देखो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ऊपर है आर की स्क्वायर, नीचे है आर की पावर n। तो हम इसकी पावर को नीचे लेके आते हैं। जब नीचे लेके आएंगे तो होगा क्या? नीचे आर की पावर n माइनस 2 हो जाएगा। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी स्क्वायर के, तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी वी स्क्वायर को स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 1 डिवाइडेड बाई रूट के अंदर आर n माइनस 2 है। अब जब इस रूट को क्या लिख सकते हैं? हाफ। तो जब इस रूट को हाफ लिखेंगे तो ये आर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। भाई हाफ लिखे हैं, हाफ इसमें
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही चीज़ यहाँ पर फंसाती है। तो ये पावर जो है वो 1/2 रूट को लिखते हैं, वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब वो मल्टीप्लाई हो जाएगी तो r का पावर n/2 माइनस 1/2। अब जब ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो दोनों की पावर नीचे सेम ही है। एक सेकंड, ये n-2 है, n-2 है। तो जब पावर मल्टीप्लाई होगी तो इसके नीचे n आ जाएगा और ये 2 से इसको काट देगा और इसके नीचे सिंपली 2 आ जाएगा। तो होगा क्या, अब ये होगा कि नीचे देखो डिनोमिनेटर सेम है। जब किसी चीज़ का डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम क्या लिखते हैं, r n-1 और उसको 1 कर देते हैं। तो ये मेरा प्रूफ हो गया कि v नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n-1/2 के। अब इस क्वेश्चन का अगला पार्ट क्या है भाई, अगला पार्ट ये है कि हमको प्रूफ करना है कि जो टाइम है वो प्रोपोर्शनल है r के पावर n+1 के हाफ के। ये कैसे करेंगे, टाइम पीरियड। अच्छा, टाइम पीरियड होता क्या है, सिंपल लैंग्वेज में टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो टाइम डिस्टेंस अगर वो सर्कल में चल रहा है तो 2πr होगा और नीचे क्या होगी उसकी वेलोसिटी, यही वेलोसिटी। तो हम अभी इसी का तो पावर निकाले, तो इसका पावर अभी हम क्या निकाले हैं, इसका पावर हम ये निकाले हैं 1/1। मतलब ये इनवर्स प्रोपोर्शनल है किसके, ये v नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n r का पावर r, एक सेकेंड, इनवर्स प्रोपोर्शनल है r के पावर n-1/2 के। तो क्या मैं v नॉट की जगह पर इसको लिख सकता हूँ, हाँ v नॉट की जगह पर इसको लिखूंगा तो लिखूंगा 1/r n-1/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर एक r है, ये ध्यान रखना, ये स्मॉल r है, ऊपर एक r है। अब ये r जब यहाँ पर डिवाइड में है तो यहाँ पर चला जाएगा ऊपर, जब ऊपर चला जाएगा तो ये r मल्टीप्लाई बाई r n-1/2 हो जाएगा। यही वाली चीज़ ना, पता है ऑनलाइन में एक्सप्लेन नहीं कर रहा था सर ने, सोल्यूशन नहीं कराया था, तो पता नहीं कैसे सोल्यूशन करा रहे थे। तो जब इसको करेंगे तो ये पावर सेम हो जाएगी और पावर सेम होकर क्या होगा, इसमें एक ऐड हो जाएगा, तो n-1/2 +1 हो जाएगा। तो जब +1 हो जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n-1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 इंटू 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, ये पूरा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब क्या, ये प्लस है, प्लस तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो r का पावर n, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, +1/2। हेंस प्रूफ टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के n+1 के। ये सवाल भी नीट में नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, टाइम देखें कितना लगा इसमें। अब आगे चलते हैं, 2 सैटेलाइट है, ये सिंपल क्वेश्चन है, हमारा आज का लास्ट सवाल है। 2 सैटेलाइट है A और B, वो प्लेनेट के गोल गोल घूम रहा है। एक का रेडियस 4r है और एक का रेडियस r है। तो स्पीड ऑफ सैटेलाइट बतानी है। इफ द स्पीड ऑफ सैटेलाइट A, अगर A वाले की स्पीड 3v है तो B वाले की स्पीड बतानी है। सिंपल क्वेश्चन है यार, इसमें क्या कठिन है। हमको पता है कि rv इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, तो क्या वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, हाँ ये कहाँ पढ़े हैं, केपलर्स लॉ में। तो हम लिख सकते हैं VA/VB इज इक्वल टू RB/RA। तो RB कितना है, RB कितना है, मतलब दूसरे वाले का रेडियस। एक मिनट, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात कर रहा है भाई, ऑर्बिटल वेलोसिटी में ये नहीं लगेगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी में ये लगेगा, कौन सा वाला, V इज इक्वल टू GM/R। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रूट किया जाएगा, तो यहाँ पर रूट आ जाएगा। तो RB कितना है, RB मतलब दूसरे वाले का रेडियस, पहले वाले का R है, दूसरे वाले का, पहले वाले का 4R है, दूसरे वाले का R है। पहले वाले का रेडियस कितना है, R है, दूसरे वाले का 4R है, रूट के अंदर R से R गया, ये कितना आ गया, रूट के अंदर 4, 2, तो VA/VB। तो मेरा B वाले का वेलोसिटी कितना आ गया, VB इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, एक मिनट, पहले की वेलोसिटी कितनी है 3v, तो ये 3 हो जाएगी, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगी, VB हो जाएगी, कैंसिल नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे, V ही रहने देंगे, ठीक। तो ये 2/3 6 हो जाएगी और VB इस साइड आ जाएगा, तो VB इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ VA। तो ये वाला आंसर। मिलते हैं अगली क्लास में। आई नो इस क्लास में ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन मुझे बताओ क्वेश्चन के लेवल देखे थे, ये क्लास वर्थ करती थी। वैसे भी 2.5 घंटे का कंटेंट है, तो 2.5 घंटे के कंटेंट को 45 मिनट में, कोई बड़ी बात नहीं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।